हाय बच्चा लोग, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। एंड बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर, आपकी अपनी अमृता मैम। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग हमारे नीट इन 140 डेज सीरीज के अंदर 11th सेशन पे आ गए हैं। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम ये नीट इन 140 डेज सीरीज क्यों लिख रहे हैं आप, नीट में ज्यादा दिन बाकी हैं। पर बच्चों, आपको हम ये नीट का सिलेबस 140 डेज में कवर अप करवा रहे हैं ताकि फरवरी तक आप फ्री हो जाएं, आपने कंप्लीट सिलेबस को कवर अप कर लें और फिर फरवरी से लेकर के मई तक आप सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस पे ही फोकस करें। ठीक है, तो दिस इज अवर मोटो, दिस इज अवर गोल। अच्छा, देखते हैं, अभी हम लोग ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर कवर कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर। चैप्टर नंबर 11 है ये, और इसके पार्ट 2 पे हम लोग आ चुके हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो पार्ट 1 कवर कर लिया था, वहां पर हमने काफी बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन देख लिया। ठीक है, कि इस अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल से या इंडिविजुअल लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, तो इंडिविजुअल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है ना, बायोम्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है, ये सारी चीजों की डेफिनेशंस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर ली थी। अलॉन्ग विद दैट हमने डिफरेंट जो बायोम्स प्रेजेंट है इस अर्थ पे, उन सारे बायोम्स को भी एक बार ठीक से कवर अप कर लिया है। अब आज के सेशन में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। देखो बच्चों, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम यहां पर दो मेन टाइप के इंटरेक्शंस की बात करते हैं। एक तो वो इंटरेक्शन है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में है, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स वी कैन से। ठीक है, और एक इंटरेक्शन की हम और बात करते हैं जो कि है इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट एंड द एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि नॉन लिविंग यानी और फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसका इंटरेक्शन बायोटिक कंपोनेंट के साथ में कैसे हो रहा है। सो ये दोनों चीजों को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। समझ आई बात? यानी कि इकोसिस्टम इज बेसिकली काउंटिंग और इंक्लूडिंग the interactions between the different biotic components as well as the interaction of the biotic component with the abiotic or physical environment। ठीक है, अब अगर मैंने आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई है तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स और एक होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स है बच्चों, इसमें तीन मेन एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स वैसे तो लिविंग कंपोनेंट्स नहीं है, पर फिर भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ because without these abiotic components none of the living organism can sustain the life। ठीक है, तो abiotic components भले ही ये नॉन लिविंग है but still they are playing a very important role in the life of the biotic components। क्या क्या है ये है एयर, वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट एंड सॉइल। ठीक है, एयर भी काउंट हो जाएगा, इसमें लिखा नहीं है, इसका मतलब नहीं कि एयर नहीं होगा। ठीक है, सो इट विल बी एयर ऑल्सो, डेफिनेटली एयर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी लाइफ ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। तो मेजर क्या क्या है हमारे पास, एनसीईआरटी चार चीजों को डिटेल में या एलाबोरेटिवली बताती है। वो चार चीजें टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड लाइट, कैसे ये बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लाइफ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स की बात हो रही है। सबसे पहले इस बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स कैटेगरी को, कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स वो लिविंग कंपोनेंट्स हैं बच्चों जो कि इस अर्थ पे प्रेजेंट बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी क्या सीन है कि इस अर्थ पे प्रेजेंट है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम स्पेसिफिक बात करके डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास में बनते हैं 5 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे, राइट।
जो किंगडम प्लांटे के मेंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ द किंगडम प्लांटे मेंबर्स ओनली विल बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ठीक है, वो फूड सिंथेसाइज करना जानते हैं अपनी खुद की बॉडी में, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स, ये अपनी बॉडी में फूड सिंथेसाइज करना नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे कंज्यूमर्स, डिपेंड करेंगे डिकम्पोजर्स भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। तो बच्चों प्रोड्यूसर्स में क्या क्या शामिल होता है? प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोफोस वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स अपनी खुद की बॉडी में फूड सिंथेसाइज करना जानते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। अगर ये ऑर्गेनिजम्स सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज करना जानते हैं तो हम इन्हें बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अगर ये ऑर्गेनिजम्स जो है केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना फूड सिंथेसाइज करना जानते हैं तो हम इन्हें बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की। तो आप ये देख पा रहे हैं एक मेज प्लांट हमारे सामने दिख रहा है, हम देख रहे हैं कॉर्न प्रेजेंट है, और आप सब जानते हैं कि कॉर्न जो है इसके पास में जो भी कॉर्न के सीड्स हमारे निकलेंगे, ग्रेन्स हमारे पास निकलेंगे, वो सारे के सारे स्टार्च रिच फूड होता है। ठीक है बच्चों, कॉर्न में बहुत सारे मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्या हम ये कॉर्न खाते हैं? बिल्कुल। क्या कोई एनिमल भी ये कॉर्न खाता है? हाँ, मैंने रोडेंट्स, चूहे, इंसेक्ट, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ये कॉर्न खाते हुए देखा है। दैट मीन्स क्या ये फूड की तरह सर्व कर रहा है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, बाकी कंज्यूमर्स के लिए, हो सकता है डिकम्पोजर्स के लिए भी, क्योंकि कई बार आप देखते हैं इस पे फंगस उग जाती है। अगर कोई कॉर्न नीचे गिर गया है तो उसको बैक्टीरियाज भी डिग्रेड कर देंगे, है ना बच्चों। तो मतलब कि ये प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी रिच कंपाउंड से भरा हुआ है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्या होता है? दे विल बी यूजिंग द लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइजिंग द फूड ऑन देयर ओन। मतलब क्या? ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स के हेल्प लेकर के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जहां पर सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है जो पिगमेंट, उसका नाम होता है क्लोरोफिल, और इससे ये बनाता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, और बन जाता है बदले में एक बाय प्रोडक्ट जिसका नाम है ऑक्सीजन, है ना। तो बच्चों आप ये देख पा रहे हैं कि प्लांट्स कितने ज्यादा परोपकारी या गिवर टेंडेंसी के हैं कि हमें बना बनाया फूड तो दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, साथ ही में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं, सो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सस्टेन लाइफ, दे कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन, बिकॉज रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है whenever any individual will be respiring aerobically। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोड्यूसर्स एग्जांपल्स अर्थ पे प्रेजेंट है? एल्गे, ठीक है, एल्गे में ग्रीन एल्गे आ जाती है क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गे फियोफाइसी, रेड एल्गे रोडोफाइसी, ये सब आ जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स भी आ जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स भी फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, ग्रासेस भी फोटोसिंथेटिक नेचर की हैं, प्रोड्यूसर हैं, ट्रीज भी फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, यानी कि इस अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी क्लोरोफिलस प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं, चाहे वो एल्गे हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो और एंजियोस्पर्म हो, कोई सा भी हो सकता है, सभी के सभी जो है ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। क्या ये बात समझ में आई है सभी को? तो प्रोड्यूसर्स कैटेगरी में हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। प्रोड्यूसर कैटेगरी में बच्चों आपके कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जैक्टली मैकेनिज्म अगर कोई पूछेगा कि कैसे ये फूड सिंथेसाइज करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिख रही हूं, आप लोग
इस थियोरेटिकल कंटेंट जो सामने लिखा है इसकी जगह पर जो मैं डेफिनेशन लिख रही हूं उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी इमेजिनेशन हो पाएगा उसका। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक पॉइंट समझना है, कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है ये 2 स्टेप में फूड बना पाते हैं। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसे हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, और ये जब ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, तब ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट तो बनेगा ही, साथ में एनर्जी भी लिबरेट होगी। ठीक है, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी, इस रिएक्शन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मान लीजिए, तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो ये जो एनर्जी लिबरेट हो रही है इसका इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, यूज दिस रिलीज्ड एनर्जी टू सिंथेसाइज, ये इस एनर्जी का इस्तेमाल करके सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक फूड को फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ये फूड सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। एनर्जी कहां से इनके पास में आई है, एनर्जी इनके पास में आई है, इन्होंने काफी सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज किया है, तब जाकर इनके पास में एनर्जी बनी। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया, इस तरीके से इन्होंने फूड सिंथेसाइज किया। ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि डबल स्टेप रिएक्शन हमारे सामने आ रही है। फोटोसिंथेसिस में आप सनलाइट के इस्तेमाल में डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं CO2H2O से C6H12O6 बन रहा है, कंपैरेटिवली लेसर केओटिक, इजंट इट। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए प्रोड्यूसर्स, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कैरोटीनॉइड बेयरिंग पर्पल बैक्टीरिया also assimilate CO2 with the energy of sunlight but only in the presence of organic compounds। ठीक है, तो लेकिन ये वाले जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं, इसके अलावा थोड़ी बहुत और ऐसे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सनलाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपके पास में आ गया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसके पास में कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो थोड़ी मात्रा में तो ये भी सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर सकता है और ऑर्गेनिक फूड बना सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जहां पर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे जो एनर्जी लिबरेट होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज कर देते हैं। ठीक है, बात समझ आई बच्चों? सो दे कन्वर्ट और ट्रांसड्यूस द रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल, है ना, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है एटीपी के फॉर्म में, इससे वो केमिकल बना रहे हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कन्वर्टर्स या फिर ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आप ये समझ लीजिए कि इस अर्थ के ऊपर 2 मेजर टाइप के ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट है। एक है फोटो ऑटोट्रॉफिक, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाने वाले, एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक जिसमें कि कुछ बैक्टीरिया शामिल होता है, केमिकल को ऑक्सीडाइज करके एटीपी रेडिएट करके उस एटीपी से अपना ऑर्गेनिक फूड बनवाने में हेल्प लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज वी कैन अंडरस्टैंड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, राइट। पर अगर मैंने कहा प्रोड्यूसर की तरह कौन मेनली फंक्शन करते हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मेजरली प्रोड्यूसर्स की तरह फंक्शन करेंगे, बिकॉज फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, और इसके अंदर काउंट होते हैं प्लांट किंगडम के सारे मेंबर्स। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरियाज कहलाते हैं। तो ये सब के सब जो है ये आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स हो गए, और यही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूसर्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है। समझ आया? अब बात करते हैं कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर कौन है? भाई खाना हमें बना के दे दिया प्रोड्यूसर ने, अब हम सब कंज्यूमर है ना। कंज्यूमर की कैटेगरी में भी हम डिविजन्स कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंज्यूमर कैसे फूड ऑब्टेन कर रहा है प्रोड्यूसर से। अगर कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर को ही खा जा रहा है तो वो कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, जिसके अंदर एग्जांपल में हर्बीवोर्स आते हैं, गोट आ जाएगी, शीप आ जाएगी, कैमल आ जाएगा, रैबिट आ जाएगा। ठीक है, काफी सारे हर्बीवोरस स्नेल भी आ जाते हैं, मॉलस्का के मेंबर्स, इंसेक्टा भी आते हैं काफी सारे, जैसे कि ग्रास हॉपर। ठीक है,
इसके अलावा कैटरपिलर, ये भी तो लीव से खाता है ना। इसके अलावा आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, तो कुछ रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस भी हर्बीवोर्स होता है, टर्टल हर्बीवोर नहीं होता, लेकिन टॉर्टॉइस हर्बीवोर होता है। तो इस तरीके से काफी सारे हर्बीवोर्स प्रेजेंट है। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो डायरेक्टली फीड कर रहे हैं वो हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर के लिए एक टर्म और इस्तेमाल कर सकते हैं हम, वो है हर्बीवोर्स। फिर जो कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो जो कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्योंकि एनिमल्स को खा रहे हैं इसलिए कार्निवोर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले भी कुछ एक ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पे प्रेजेंट होते हैं, कम होते हैं नंबर में। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर। इन टर्शरी कंज्यूमर्स को आप टॉप कार्निवोर्स भी बोल सकते हो, टॉप कार्निवोर्स। ओके, ठीक है, तो ये समझ में आया पूरा। ये जो पैराग्राफ, ये जो पिरामिड हमारे सामने बना, आप देख रहे हैं कि ऊपर जाते जाते नैरो होते जा रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की मात्रा अर्थ पे ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स और भी कम है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये। सो कंज्यूमर्स में कौन आ जाएंगे? कंज्यूमर एक भी ऐसा कंज्यूमर नहीं है जो कि अपनी बॉडी में खुद फूड सिंथेसाइज कर पा रहा हूं, इसलिए सारे के सारे कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दूसरों से अपना खाना ऑब्टेन करने वाले होते हैं कंज्यूमर कैटेगरी। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। जैसे कि हर्बीवोरस डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं प्रोड्यूसर पे, और कार्निवोर क्योंकि हर्बीवोर पे डिपेंड कर रहे हैं इसलिए कार्निवोर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं प्रोड्यूसर पे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ये प्रोड्यूसर्स पे ही। कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और पैरासाइट 4 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। हर्बीवोर्स आर दोज व्हिच विल बी ईटिंग द प्लांट्स डायरेक्टली। कार्निवोर्स आर दोज व्हिच विल बी ईटिंग द हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स। ओमनीवोर्स आर दोज जो कि हर्बीवोर को भी खा सकते हैं, कार्निवोर को भी खा सकते हैं, प्लांट को भी डायरेक्टली खा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सब कुछ खा सकते हैं। ओमनीवोर्स बेसिकली हर्बेशियस भी होते हैं, हर्ब भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। एनिमल्स नहीं खाए पूरे तो एनिमल के पार्ट्स या एनिमल के प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं, जैसे कि एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए और वहीं पर रेसिडेंस भी बना लेते हैं, लिविंग स्पेस। ठीक है, उनका घर भी वही है, वो खाना भी वहीं से ले रहे हैं। तो इनका इंटेंशन पैरासाइट का कभी भी ये नहीं होता कि होस्ट को मार दें, क्योंकि वो तो होस्ट पर डिपेंडेंट है, लेकिन इनकी एक्टिविटी से होस्ट की बॉडी की एक्टिविटी अफेक्ट हो रही होती है, इसलिए होस्ट में डिजीज होने के चांसेस बन जाते हैं और होस्ट की कई रेयर केसेस में डेथ भी पॉसिबल है पैरासाइटिक इन्फेक्शन से। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारे पास कंज्यूमर, समझ में आ गया सभी को। अब आते हैं डिकम्पोजर्स पे। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो सैप्रो वर्ड और ट्रोफोस वर्ड। सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डीकेइंग, ठीक है, और ट्रोफोस वर्ड का मतलब तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अगर मैंने कहा सैप्रोफाइट, तब मैं बोल रही हूं उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि प्लांट्स, मरे हुए प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। फाइटा मतलब पौधे। सैप्रोजोइक वर्ड मैंने अगर इस्तेमाल किया, मतलब मैं उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूं जो कि मरे हुए एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो सैप्रोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक या सैप्रोजोइक 2 टाइप्स आ सकते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट क्या कर रहे हैं? फाइनली डेड मैटर और डीकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये फंगस है, तो फंगस जो है ऑलमोस्ट मरे हुए पौधे पे या अबाउट टू डाई प्लांट्स के वुडन लॉग्स के ऊपर उग जाते हैं। कई बार ये लीव्स पे भी उग जाती है। यहां पर जहां भी ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, जिस ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये एंजाइम लिबरेट करके उसको डाइजेस्ट कर देगी बाहर ही, और फिर उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगी सक करके। ठीक है, डिफ्यूजन से। तो ये हो जाएंगे आपके सैप्रोफाइट अगर ये प्लांट पे उग रहे हैं।
अगर यही फंगस किसी एनिमल के ऊपर उग गई होती तो मैं ऐसे सैप्रोजोइक बोल देती, ठीक है, सैप्रोजोइक बोल देती मैं अगर ये किसी एनिमल के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने लग जाती तो। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में और कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं बायोटिक फैक्टर्स को। बच्चों ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर आता है टेम्परेचर, ठीक है। आप ये देखिए सारे एबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास, सनलाइट हो गया, विंड या एयर, रेन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब के सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। नाउ इफ आई से बाय एनी चांस के क्या आपकी बॉडी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है? आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, गर्मियों में और ठंड में आपके वर्किंग एफिशिएंसी चेंज होती है या नहीं? बिल्कुल हो जाती है, isn't it? बहुत गर्मी में हम सस्टेन नहीं कर पा रहे होते, हमें इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी फील लगती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, हमें लगता है कि हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं, फेंट होके गिर सकते हैं। और बहुत ठंड होगी तो आपकी बॉडी जो है वो काम ठीक से नहीं कर पा रही होती, आप इतने ठंड में निकल नहीं पा रहे होते, एंड वी विल बी नीडिंग प्रोटेक्टिव एड्स टू प्रोटेक्ट अस। जैसे कि गर्मियों में लोग कूलर लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे, फैन दिन भर चलाएंगे, ठंड के टाइम पे दिन भर स्वेटर पहनेंगे, दिन भर जैकेट्स पहनेंगे, मोजे पहनेंगे, जूते पहनेंगे, अपने आप को वार्मथ से कवर कर लेंगे, फायर लगा लेंगे आसपास, बॉनफायर, राइट। तो लाइक दैट टेम्परेचर से हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, क्या अफेक्ट हो रहा है? सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स भी तो अफेक्ट हो रहे होंगे, प्लांट्स भी एक ही जगह पे रहते हैं, स्थिर मूव नहीं कर सकते, तो क्या प्लांट्स अफेक्ट नहीं हो रहे होंगे टेम्परेचर से? बिल्कुल हो रहे होंगे। और कई सारे ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव सीजन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग में होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, बर्ड्स सीजनल ब्रीडर्स हैं, तो कोई पर्टिकुलर सीजन आता है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर उनके रिप्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम आता है, तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट, डेफिनेटली टेम्परेचर बिल्कुल अफेक्ट करेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को, टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। एबायोटिक फैक्टर्स हमेशा ही अफेक्ट करते हैं लाइफ को, ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई है सभी को? हाँ जी, क्लियरली, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात करते हैं। द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज गवर्न्ड बाय टेम्परेचर। अब अगर मैंने कहा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि केवल और केवल ठंडे एरियाज में रह सकते हैं, बिल्कुल ठंडी जगहों पर रह सकते हैं, पोलर आइस कैप्स में रह सकते हैं, जैसे कि पोलर बेयर हो गया। अब आप पोलर बेयर को उठा के गर्म एरिया में लेके आओ, हिम्मत है आप में? नहीं। आप ले भी आओगे तो क्या उसमें हिम्मत है जिंदा रहने की? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को वैसे अडेप्ट कर रखा है। तो बच्चों ये जो जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स है ना, ये सब के सब एबायोटिक फैक्टर्स जो है ये अडेप्टेशंस के सबसे बड़े रीजन भी होते हैं, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है उसने अपने आप को जैसी जगह पर रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है, वो उसकी अडेप्टेशन बन जाती है टुवर्ड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट और एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब अगर मैंने कहा किसी जगह पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो वहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से नहीं चल सकती है, क्योंकि एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं एट अ वेरी लोअर टेम्परेचर। और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए स्पेशली हम बात करें लिविंग सिस्टम्स में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नियर टू 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स मेजॉरिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में अपनी ऑप्टिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में अगर टेम्परेचर होता है तो उन ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है। और अगर जो ऑर्गेनिजम्स बहुत ठंडे एरियाज में रह रहे होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट ऑटोमेटिकली कम होते जाता है, क्योंकि एंजाइम्स उनकी बॉडी के फंक्शन नहीं करते हैं ठंडे टेम्परेचर पे। तो इसीलिए ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हम देखेंगे जो कि ठंडे इलाकों पे रहते हैं अगर, तो उन्हें फिर हाइबरनेशन पे जाना पड़ता है, ठीक है, उन्हें फिर विंटर स्लीप पे जाना पड़ता है, उन्हें अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो डाउन हो जाती है, इस कारण से उन्हें एक ऐसी स्टेज में एंटर करना पड़ता है जिस स्टेज में वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई? तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स को, एंजाइम के रेट को अफेक्ट करता है टेम्परेचर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी अफेक्ट करता है, और काफी सारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस को भी अफेक्ट करता है टेम्परेचर। मैं ह्यूमन की ही बात कर लूं तो ह्यूमन में टेम्परेचर रिस्पेक्टिव कोई चीज होती है क्या? बिल्कुल होती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हैं हम। और आप सबको पता है कि मेल एंड फीमेल बॉडीज में, मेल की बॉडी में अब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए
टेस्टिस को स्क्रॉटल सैक में आकर सिचुएट होना पड़ा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस भी, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस भी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी टेकिंग प्लेस एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर विच विल बी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। और बॉडी के अंदर टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? तो इस तरीके से काफी सारी एक्टिविटीज हमारी ऐसी हैं जो कि हमारे एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, लाइक टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम हमारी बात करें तो हम तो ह्यूमन बीइंग है और हमने तो हमारी जिंदगी में अडेप्टेशंस बहुत सारी ले आए, है ना, बहुत सारे अडेप्टेशंस हम ले आए हैं। डायरेक्ट अडेप्टेशंस नहीं तो हमने एटमॉस्फेयर ही को बदल डाला। ठीक है, अगर हम अपने आप को खुद बॉडी को ठंडा नहीं कर सकते, हम हमारी बॉडी को बहुत गर्म नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, बाहर के एटमॉस्फेयर में चेंज कर दिया, कूलर लगा लेंगे, हीटर लगा लेंगे, राइट? क्योंकि ह्यूमन बीइंग मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे। पर क्या सारे ऑर्गेनिजम्स ये कर सकते हैं? नहीं, है ना। तो इसीलिए काफी सारे ऑर्गेनिजम्स की रेंज रहती है कि भाई हम इतने से इतने टेम्परेचर पे सस्टेन कर सकते हैं, फिर उनकी एक्टिविटीज गड़बड़ हो जाएंगी, दे में डाई इतने से इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं पे जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस में भी आराम से रह लेते हैं, उनकी अडेप्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुआ कि निपट जाते हैं, टपक जाते हैं, वो हो जाते हैं कम अडेप्टेशंस शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो इसीलिए दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर, टेम्परेचर रिस्पेक्टिव। यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को टॉलरेट कर सके। और स्टीनोथर्मल, स्टीनो यानी कि नैरो, स्टीनोथर्मल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस को ही टॉलरेट कर सकते हैं, अदरवाइज दे विल बी डाइंग। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहां पर, कैन यू ऑल सी अ क्रैब हियर? तो क्रैब यूरीथर्मल कैटेगरी में आता है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को भी क्रैब नॉर्मली ओके फील करके उस टाइम फ्रेम को अडाप्ट करके आगे बढ़ जाता है, मतलब मरता नहीं उसमें। ठीक है, वहीं पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये सील है। ठीक है, तो जो ये है ऑर्गेनिज्म, ये बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में भी मर जाएगा, ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा इसके पास अडेप्टेशन या टॉलरेंस नहीं है उतनी। ठीक है बच्चों, समझ आया सभी को? चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट आता है, अब वाटर की बात करते हैं। तो वाटर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं काफी सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर के ऊपर बहुत डायरेक्ट डिपेंडेंस शो कर रहे हैं, और काफी सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि वाटर पे डिपेंडेंस तो शो ही कर रहे हैं, बिकॉज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जमीन पे रह रहा है, चाहे वो पानी में रह रहा है, मैक्सिमम अमाउंट में तो वाटर ही प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज में, सेल्स में। ठीक है, इजंट इट? तो बच्चों अब यहां पर देखिए, वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेफिनेटली। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वाटर। ठीक है, अब मैं अगर ये बोलूं कि मैराइन वाटर है, तो इस अर्थ की सारी फिशेस मैराइन वाटर में एग्जिस्ट कर सकती हैं क्या? नहीं। लेकिन क्या सारी मैराइन फिशेस फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं। यानी कि वाइस वर्सा भी करेक्ट नहीं है। जो जहां रहता है क्या वो वहीं रह सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडाप्ट वैसे किया हुआ है। समझ आ रही है बात? तो दिस इज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नेवर एबल टू सी अ शार्क इन दी रिवर। शार्क मुझे कभी रिवर में नहीं दिख सकती, कभी नहीं दिख सकती। टर्टल मुझे रिवर में कभी नहीं दिख सकता। टॉर्टोइस मुझे रिवर में ही दिखेगा, है ना। रोहू मछली मुझे हमेशा ही फ्रेश वाटर में ही दिखेगी, मैराइन वाटर में कभी नहीं दिखेगी। दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वेरिएबल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोडक्टिविटी विल बी वेरिएबल एंड इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वाटर। For aquatic organisms, chemical composition, pH, salinity and temperature of water are important. अब मैंने कहा कुछ मछलियां ऐसी हैं जो कि बहुत डीप सी में रहती हैं, तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस हो गया, वहां पर ठीक है कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट हो जाएगा वाटर में। और जो ऊपर की लेयर में रहती हैं वहां पर कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की लेयर में प्लांट्स भी रहते हैं काफी सारे, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो अपर लेयर्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए पानी के,
ठीक है, तो इट विल बी अ वेरिड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दी फिशेस। पीएच बहुत ज्यादा है, पीएच बहुत कम है, पीएच ऑप्टिमम है, सब ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग पैरामीटर्स रहने वाले हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी हमारे जैसे कि हमने स्टीनो और यूरी थर्मल ऑर्गेनिजम्स देखे थे, वैसे हम यहां पर स्टीनो हलाइन एंड यूरी हलाइन ऑर्गेनिजम्स भी देखेंगे। ठीक है, सो वी ऑल कैन सी यूरी हलाइन। यूरी हलाइन वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जो कि वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट चेंजेस में भी ओके फील करते हैं, मरते नहीं हैं, टॉलरेंस शो कर देते हैं। ठीक है, सो द ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी और सॉल्ट चेंजेस। ठीक है, मतलब मैंने कहा किसी पानी में बहुत नमक है, किसी पानी में बहुत कम नमक है, एक फ्रेश वाटर है, एक मेराइन वाटर है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दोनों में ओके फील कर रहा है, किसी में भी नहीं मरा। ठीक है, सच ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो एग्जिस्ट। लाइक ये हमारे पास दिख रहा है जो एग्जाम्पल, ये एक रे और स्केट कॉन्ड्रिक्थिस फिश का एग्जाम्पल है। ये वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट चेंजेस में भी टेम्पररी ओके फील करते हैं, हालांकि प्रेफरेबली रहते तो सॉल्ट वाटर में ही है। ठीक है, स्टीनो हलाइन की बात करें तो ये टॉलरेट करते हैं नैरो रेंज ऑफ सलाइनिटी को, बहुत ही कम रेंज ऑफ सलाइनिटी में। ये अगर मैंने कहा मैं एक फ्रेश वाटर रोहू फिश को मेराइन वाटर में रख दूंगी तो विद इन सेकेंड्स वो मर जाएगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही है उस एटमॉस्फेयर चेंज को, वहां पर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है और ये कम सॉल्ट कंटेंट में ही रह पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ we can understand so many abiotic factors are affecting the organisms, living organisms। तो आप हमेशा इसीलिए इकोसिस्टम जब पढ़ते हैं तो आप एबायोटिक और बायोटिक दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा फोकस से पढ़ते हैं, है ना। अब आती है बात लाइट के बारे में। तो लाइट ज्यादा है तो कुछ प्लांट्स ब्लूम करते हैं, फ्लावर करते हैं, कई सारे प्लांट्स लाइट कम है तो ब्लूम करते हैं, फ्लावर करते हैं। तो बच्चों इस हिसाब से प्लांट्स भी सीजनल ब्रीडर्स हो सकते हैं, है ना। हम ये देखते हैं ना कि मैंगो का जो फ्रूट है वो जिस सीजन में आता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली फरवरी में फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मई जून में हमारे पास में फ्रूट आता है। ठीक है, लेकिन क्या ऑरेंज भी सेम टाइम पे आ रहा है? क्या ग्रेप्स भी सेम टाइम पे आ रहे हैं? नहीं, अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। यानी कि टेम्परेचर, लाइट, एयर, इन सब पे डिपेंडेंस शो कर रहे हैं और इनका ब्रीडिंग सीजन अलग है, इनका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी टाइम अलग अलग होता है। तो आप यहां देख रहे हैं ये पौधा कैसा है? ये एक फोटोसिंथेटिक पौधा तो है, लेकिन चट्टानों के नीचे रहता है। जब बहुत ज्यादा सनलाइट है तो ये पौधा अच्छा फील नहीं करता, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस लो लाइट कंडीशंस में ही परफॉर्म कर पाता है। सो मेनी अडेप्टेशंस। ठीक है, इसलिए सारे सीजन्स का आना किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा ही होता है, isn't it? हम सोचते हैं बहुत गर्मी है यार, बहुत बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वो इतनी ज्यादा जो गर्मी है वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अच्छी भी है। बहुत ठंड आ गई, इतनी ठंड तो झेल नहीं पा रहे, लेकिन वो उतनी ठंड किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अच्छी है, isn't it? ठीक है, तो देखिए लाइट इज इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर बिकॉज द ऑटोट्रॉफ्स विल बी प्रिपेयरिंग द फूड बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, राइट। स्कायोफाइट्स, स्कायोफाइट छोटे छोटे से हर्बेशियस पौधे होते हैं और कुछ श्रब भी होते हैं जो कि कैनोपी फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, मतलब उनके ऊपर बड़े बड़े पेड़ है तो उनके ऊपर हमेशा शेड ही रहता है। ठीक है, हमेशा शेड रहता है बड़े बड़े ट्रीज का। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं लो लाइट इंटेंसिटीज में, यानी कि ये शेड में अगर है तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं फूड। ठीक है, सो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं स्कायोफाइट्स। ओके बच्चों, बात समझ आई। अब मैं अगर बात कर रही हूं किस चीज की? लाइट के बारे में। तो लाइट इंटेंसिटीज का इस्तेमाल करके एनिमल्स जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज अपनी चलाते हैं, जैसे कि फोरेजिंग, मतलब कि खाना और खाना आगे आने वाले सीजन्स के लिए स्टोर भी करके रखते हैं काफी सारे, रिप्रोडक्शन और माइग्रेशन। ठीक है, आपको पता हो या नहीं, पर जो गिलहरियां होती हैं, रोडेंट्स जो कि हमारे पेड़ों पे रहते हैं, आर्बोरियल रोडेंट, वो आगे आने वाले सीजन्स के लिए पहले से ही फूड को स्टोर भी कर करके कुछ जगहों पे रख देते हैं छुपा के। ठीक है, ताकि जब आगे ऐसा सीजन आएगा जहां पर उनको फूड नहीं मिल पाएगा प्रॉपरली तो वो अपने हिडन खजाने में से खाना निकाल के खाएंगे। ठीक है, लाइक दैट। तो फोरेजिंग, रिप्रोडक्शन, माइग्रेशन पे डिपेंड करती हैं एनिमल्स
लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, सीजन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स जो है एक्वेटिक हैबिटेट्स में, वो भी सनलाइट के वहां तक पहुंच पाने या नहीं पहुंच पाने पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये वाटर बॉडी दिख रही है हमें, ऊपर ऊपर तो हम देख रहे हैं ज्यादा लाइटर एरिया है, नीचे जाएंगे थोड़ा डार्कर जोन है, और नीचे जाएंगे और डार्कर जोन है, यानी कि सनलाइट यहाँ पर बेस्ट अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर कम अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर बिल्कुल पुअर अवेलेबिलिटी है। ठीक है, हियर नो लाइट, हियर ट्वाइलाइट, हियर फोर्टिक जोन। फोर्टिक जोन मीनिंग sunlight is properly reaching to this zone. ठीक है, so can we all see that the green colored algal plants could be seen here? Some of the phytoplanktons are also seen here. ठीक है, some of the blue sharks are seen here, turtles will be living here. ठीक है, some of the organisms will be living in this zone where there is a photic zone, where there is a light rich zone. पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी देख पा रहे हैं हम जो कि लाइट कम जा रही है, मतलब मध्यम पहुंच रही है वहां पर, वहां रह रहे हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल लाइट नहीं जा रही है, वहां रह रहे हैं। ये सब के सब अडाप्टेड हैं। आप जो ब्रिटल स्टार्स हैं उनको आप ऊपर पानी में देखें, ये बहुत रेयर बात होगी, वो जाएंगे ही नहीं वहां तक क्योंकि उनका अडाप्टेशन नीचे नीचे। ऑन द अदर हैंड आप टर्टल्स को पानी में बहुत नीचे जाते हुए नहीं देखेंगे, टर्टल्स हमेशा आपको वापस ऊपर आते हुए दिख जाएंगे। टर्टल्स एग भी जो है वो सी शोर पे आके ले करते हैं, है ना। रीजन बिहाइंड दैट कि वो ऊपर फोर्टिक एरियाज में रहना प्रेफर कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि रेड अलगे, ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे की बात करें तो रेड अलगे जो है बहुत डीप पानी में रह सकती है, और वैसे भी वो जो है क्लोरोफिल तो पजेस करती है, साथ में फाइकोएरिथ्रिन नाम का भी पिगमेंट पजेस करती है। तो बहुत ही कम लाइट या नेग्लिजिबल लाइट भी पहुंचे तो भी वो अपना फूड सिंथेसाइज करना जानती है, ठीक है। पर ग्रीन अलगे जो है मोस्टली आपको फोर्टिक एरियाज में देखने को मिलेगी, लाइट एरियाज में देखने को मिलेगी, ठीक है। सबको समझ में आया इतना? नेक्स्ट हम देखते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में सॉइल के बारे में समझते हैं। तो नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल विल डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट वेदरिंग प्रोसेस। सॉइल कैसी है, अलग अलग टाइप की सॉइल हो सकती है ना। क्लेई सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, सैंडी सॉइल है। जहां पर जितना ज्यादा पानी होगा वहां पर उतना ज्यादा मॉइस्टेंड मिट्टी हमें देखने को मिलेगी, जो कि ग्रास्पिंग पावर ज्यादा रखती है। जहां पर जितना कम प्रेसिपिटेशन है उन एरियाज में, जैसे कि डेजर्ट्स हो गए, वहां पर हमें जो सॉइल देखने को मिलेगी वो सैंडी सॉइल होगी, जिसकी वाटर इम्बाइबिंग टेंडेंसी ज्यादा नहीं है, फिसल जाती है, पानी को होल्ड नहीं कर पाती, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल विल बी डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ प्लांट दैट कैन ग्रो इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। अब हम बोलते हैं कि ये लैंड बैरन लैंड है, क्यों? क्योंकि इस पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो बात समझिए कि प्लांट्स जो है हर किसी मिट्टी में नहीं ग्रो कर जाते हैं, और हर कोई टाइप का प्लांट हर कहीं पर ग्रो नहीं कर जाते। देयर आर पर्टिकुलर एरियाज, जैसे कि राइस की खेती कोई कर रहा है, राइस पैडी फील्ड्स, तो राइस हमेशा वहीं उगेगा जहां बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है। सोयाबीन हर कहीं पर नहीं उगेगा, वो वहां पर ऑप्टिमाइज्ड बारिश होनी चाहिए। अगर बारिश नहीं होगी तो सोयाबीन विल नेवर बी ग्रोइंग, ठीक है। बारिश अच्छी मांगता है सोयाबीन का प्लांट, ठीक है। दिस इज हाउ द प्लांट्स विल बी वेरिएबल। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि कम बारिश में भी दे विल बी अप्रोप्रिएटली गिविंग द सीड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो देयर इट विल बी हाईली वेरिएबल which plant will be growing in one area. It is not mandatory that the same plant can grow in another area too. Okay? अब बात करते हैं यहां पर हम लोग the characteristics of bottom sediments of aquatic environment determine the type of benthic animals that can live there. जो ये नीचे नीचे आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये benthic animals हैं। ये हमारे नेक्टॉन्स होते हैं, और ये हमारे न्यूस्टॉन्स होते हैं, और ये हमारे प्लैंक्टॉन्स होते हैं। चार टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। जो सबसे नीचे प्रेजेंट है सी बेड के नजदीक, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बेंथिक टाइप। हाई प्रेशर पे रहने की आदत है जिनको, उसके वो स्विमिंग ज्यादा नहीं करते, बैठे रहते चुपचाप से एक जगह पे, बेंथिक वाले।
इसके जस्ट ऊपर आते हैं आपके नेक्टॉन्स, एक्टिव स्विमर्स होते हैं वो, फिशेस आ जाएंगी मेनली, कार्टिलेजिनस, बोनी, ये सब, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं आपके न्यूस्टॉन। न्यूस्टॉन में स्विमिंग भी कर लेते हैं और फ्लोट भी कर रहे हैं साथ में, वैसे वाले, ठीक है। टर्टल एग्जाम्पल हो गया। और फिर आते हैं प्लैंकटॉन, सबसे ऊपर की पानी की लेयर पे जो सिर्फ प्लैंकटॉन्स होते हैं, जू प्लैंकटॉन्स, फाइटो प्लैंकटॉन्स, जिनके पास खुद के एक्टिव स्विमिंग अपेंडेजेस नहीं होते हैं, वो सिर्फ फ्लो ऑफ द वाटर के साथ में, पानी के बहाव के साथ में यहां से वहां ट्रैवल हो रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज सॉइल के बारे में हमने क्या देखा कि यहां पर भी जो सॉइल प्रेजेंट है उसके कारण से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की रिचनेस डेफिनेटली इधर होगी, इस कारण से यहां पर भी कुछ एनिमल्स रह पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स पे ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को। अगर ऐसा कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म तो वो होमियोस्टेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स होमियोस्टेसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑर्गेनिजम्स एक कांस्टेंट इंटरनल एटमॉस्फेयर मेंटेन करना जानते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस अर्थ पे, एक वो जो कि गो विद द फ्लो वाला है, बाहर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं, और बढ़ेगा और बढ़ा लेगा, कम होगा कम कर लेगा, और कम होगा और कम कर लेगा। ये होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वाइड रेंज ऑफ चेंजेस में भी ओके फील कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि एक इंटरनल फिक्स बॉडी टेम्परेचर रखते हैं। बाहर गर्मी है तो वो अपनी बॉडी को गर्म नहीं कर सकते, उनका 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा। बाहर ठंड है तो वो अपनी बॉडी को ठंडा नहीं कर सकते, उनका फिर भी 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स मेंटेनेंस रहेगा। वो है होमियोस्टेसिस वाले, ठीक है, वो है होमियोस्टेसिस वाले, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप देखिए इधर रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स में कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स एडेप्टेशंस शो कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप शो कर रहे हैं। एक आते हैं रेगुलेटर टाइप, एक आते हैं कन्फर्मर, एक आते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, एक आते हैं माइग्रेटर्स, एक आते हैं सस्पेंड, एक्टिविटी स्टॉप ही कर देते हैं पूरी अपनी। 5 तरीके के रिस्पॉन्सेस जनरेट किए जा सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फॉर द एबायोटिक फैक्टर्स। सो दीज 5 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। यहां पर हमारे पास इस इमेज में 3 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस के प्रति एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा रही हूं, देखिए ध्यान से इधर। ये आपको वाई एक्सेस दिख रहा है, सॉरी गाइस, ये आप लोगों को वाई एक्सेस दिख रहा है। आर यू एबल टू सी दैट? सो ये जो वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस पे हमारा इंटरनल लेवल बताया गया और एक्स एक्सेस पे एक्सटर्नल लेवल बताया गया। ये वाई एक्सेस है, ठीक है। मैं इसको यहां लिख देती हूँ, ये वाई है ना। तो वाई एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस हो गया। अब आप देख रहे हैं हम 3 डिफरेंट बातें करेंगे यहां पर। एक है रेगुलेटर्स, एक्सटर्नल कुछ भी चेंज हो जाए ये अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर को कांस्टेंट मेंटेन करके रख रहे हैं, तो ये होते हैं रेगुलेटर्स। अगर मैं वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रही होती हूँ, ऑस्मो के रिस्पेक्ट में, तो मैंने कहा बाहर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत ठंड है, बाहर जैसा भी प्रेसिपिटेशन है, बाहर जैसा भी मॉइस्चर कंटेंट है, अगर हम हमारे बॉडी के जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर आयन बैलेंस है, उसको एक फिक्स मेंटेन रख रहे हैं, तो बाहर गर्मी है अगर, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तो हम नमक, पानी ये सब पीना चालू कर देंगे, ठीक है, ताकि हम क्या हो जाए, हम वापस से हाइड्रेट हो जाए। बाहर बहुत ठंड है, ठीक है, तो हम पानी पीना कम कर देंगे। ठंड के टाइम पे आप पानी कम पीते हैं, गर्मी में आप पानी ज्यादा पीते हैं। गर्मी में आप सॉल्ट भी पीते हैं, रसना भी पीते हैं, है ना। आप गर्मियों के टाइम पे टैंक पीते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं। ये सब क्यों कर रहे होते हैं हम? ORS पीते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है एटमॉस्फेयर में डिहाइड्रेट होने से हमारा वाटर आयन लॉस हो गया है, उसको बैलेंस में लेके आ रहे हैं वापस। ठंड में हम क्या करते हैं? ठंड में हम हॉट ड्रिंक्स पीते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादा गर्म कॉफी हो गया, चाय हो गया, लाइक दैट, हॉट वाटर हो गया। पानी ज्यादा नहीं पीते, लेकिन हॉट ड्रिंक्स के फॉर्म में जरूर पीते हैं। वाटर ज्यादा नहीं पीते हम, ठंडा पानी कोई नहीं पीता, ठीक है, ठंड में। तो
तो यहां पर आपको समझ में आया, यू आर मेंटेनिंग दैट इंटरनल आयन बैलेंस, इंटरनल वाटर बैलेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस। कुछ भी हो रहा हो चेंज, हम तो वही 37 डिग्री मेंटेन करेंगे, हम तो वही 300 मिली ऑस्मॉल वाटर कंटेंट, वाटर आयन कंटेंट मेंटेन करेंगे बॉडी में। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़े टाइम तक तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, फिर कॉन्स्टेंसी पे अटके हो जाते हैं। अब इसके बाद और वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि एटमॉस्फेयर में जितना चेंज आ रहा है एग्जैक्टली वैसा वैसा चेंज वो अपने अंदर लेके आ रहे हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर के अंदर सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया तो ये अपनी बॉडी में वो सॉल्ट कंटेंट लिए जा रहे हैं बाहर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट बढ़ गया तो ये एटमॉस्फेयर से वाटर कंटेंट अपनी बॉडी में लिए जा रहे हैं। बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, बॉडी का साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्मर्स, बात समझ आई। रेगुलेटर्स, मेंटेनेंस ऑफ अ फिक्स्ड इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। पार्शियल रेगुलेटर्स विल बी working like conformers for a temporary moment of time, then will be working like regulators. And conformers, their internal body environment will be changing in accordance to the external body changes, external environmental changes. ठीक है, तो ये कुछ बातें समझ में आई है सभी को। अब हम यहां पर एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को डिटेल में समझते हैं। देखिए, so can we all see this image? What are you all able to see here? Response to abiotic factors में रेगुलेटर्स वाली कैटेगरी को हम सबसे पहले देख रहे हैं। मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एक कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि हम हमारी बात करें, हम बर्ड्स की बात करें, तो बर्ड्स हो गए ये हमेशा ही इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिक्स मेंटेन करके रखते हैं, इंटरनल वाटर आयन बैलेंस को भी फिक्स मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो अधिकतर बर्ड्स हो गए, अधिकतर मैमल्स हो गए, और कुछ इनवर्टिब्रेटा के मेंबर भी ऐसे होते हैं जो कि रेगुलेटर फंक्शन कर सकते हैं। बात समझ आई बच्चों? यहां पर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे बर्ड्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, ये पोलार बेयर भी रेगुलेटर्स हैं। लेकिन ये बात भी समझनी कि रेगुलेट करने के लिए एनर्जी लगती है। रेगुलेट करने के लिए आपको हमेशा एनर्जी का एक्सपेंडिचर लगता है, आप ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करते हैं अगर आप किसी चीज को रेगुलेट कर रहे हैं, तो कंट्रोल में कर रहे हैं, तो अपने अकॉर्डेंस में उसको रखना चाह रहे हैं, तो रेगुलेटरी फैशंस में इट विल ऑलवेज बी इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मेहनत लगती है रेगुलेट करने में। ठीक है, अच्छा आप देखिए, वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी बात हो रही है? ह्यूमन की बात हो रही है ना बच्चों? जो समर आ जाएगा तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे ही समर आ जाएगा तो हमारा ब्रेन ये जज करता है कि समर आ रहा है, हमारा ब्रेन ये जानता है कि समर आ गया। ठीक है ना? तो आप ये देखिए कि आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा है अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, तो स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होती है तो क्या होता है? वाटर आयन बैलेंस लॉस होता है। लेकिन स्वेटिंग क्यों हो रही होती है? हमारी बॉडी को कूल करने के लिए, और कूलिंग के दौरान वाटर जो लॉस हो गया है उसको हम वापस से मैनेज कर लेते हैं पानी पी के। ठीक है, ग्लूकॉन डी पी के, ORS पी के, लाइक दैट। सो स्वेटिंग विल बी रिजल्टिंग इन इवेपोरेटिव कूलिंग ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर। और ठंड में क्या होता है? कांप रहे होते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, उस हेयर के beneath स्किन के अंदर एरेक्टर पाइलाई मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि आपकी स्किन से जो हीट का लॉस हो रहा हो वो रुक जाए, तो आपकी स्किन टाइट हो जाती है। ठीक है, सो ये ठंड से प्रिवेंशन हुआ एक प्रकार का। सो व्हेन देयर इज विंटर, आउटसाइड टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस, शिवरिंग होगी जैसे कि हीट प्रोड्यूस होगी और रेज होगा बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर जब रेज हो रहा है तब उसका लॉस नहीं होना चाहिए बाहर, इसीलिए हमारी स्किन कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर जाती है और हमारी को गूज बम्स आ जाते हैं हाथ पे, गूज बम्स, हाथ के बाल खड़े हो जाना, गूज बम्स, रोंगटे खड़े होना। ठीक है, ये समझ में आया? सो दिस विल बी द रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स बाय द रेगुलेटर्स। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स बाय द कॉन्फॉर्मर्स। Animals and plants
which cannot maintain thermal and osmotic balance with the environment. ठीक है, 99% एनिमल्स, 99% प्लांट्स, 99% एनिमल्स और दुनिया के सारे पौधे एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होना पड़ता है उनको, क्योंकि वो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकते, कांस्टेंट आयन बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, उसमें बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एनर्जी। ठीक है, तो इन एक्वेटिक एनिमल्स ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ द एम्बिएंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। बाहर एटमॉस्फेयर का, बाहर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसके हिसाब से अंदर भी चेंज कर लेते हैं अधिकतर एनिमल्स और अधिकतर प्लांट्स। ओके, ठीक है बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई? ये कन्फॉर्मर्स की बात है। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। अब हम यहां पर एक बात समझते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स हम देखते हैं कि ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहां पर बहुत ठंडा है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं जो कि ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहां की बहुत गर्मी है। ठीक है, अब सिचुएशन इमेजिन करिए, छोटे एनिमल्स हैं जैसे कि ये हो गए कैट, लार्ज सरफेस एरिया होता है इसके पास, होता है कि नहीं भाई? जितना छोटा पार्टिकल है उतना सरफेस एरिया बढ़ गया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। जितना छोटा एनिमल है उतना ज्यादा सरफेस एरिया उसके पास में है, ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा हीट लॉस होगा। यानी कि छोटे छोटे एनिमल्स हमें ठंडी जगहों पे नहीं मिलेंगे, गर्म जगहों पे मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई है? So small animals, since they have a larger surface area, ठीक है, relative to the volume, they tend to lose the body heat fast when it is cold outside. अब जब बाहर ठंडा होता है ना, तब इनकी बॉडी हीट बहुत फास्ट लूज होती है, और इतनी फास्ट अगर इनकी बॉडी हीट लूज होगी तो ये ठंडी जगह पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, गर्म जगह पे जरूर सस्टेन कर जाएंगे। जैसे कि कैंगरू रैट हो गया, डेजर्ट में रहता है, क्यों? इसकी बॉडी हीट बहुत फास्ट एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाती है, तो ये वापस से कूल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये कोल्ड एरिया में चला गया तो ये तो ऑलरेडी कूल हो रहा है, तो इसका क्या होगा फिर? ठीक है, दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट द बॉडी हीट थ्रू द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर ये छोटे एनिमल्स को हम भेज देते ठंडे एरियाज में तो ये कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते बॉडी हीट जनरेट करने के लिए, लेकिन जितना ये जनरेट करते उतनी ही बॉडी हीट इनकी लॉस होती जाती। इसीलिए स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन दी पोलर रीजन्स, ये कम पाए जाएंगे पोलर रीजन्स पे। पोलर रीजन्स पे वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे जो कि बहुत बड़े बड़े बॉडी वाले हैं, जिनका सरफेस एरिया कम है, जिनकी बॉडी से हीट का एक्सचेंज एनवायरनमेंट में भी कम होता है। ठीक है, समझ आया? ओके बच्चों, तो हमने ये पढ़ा है अभी, देखिए एक सेकेंड है, हम लोगों ने भी प्रीवियस जो स्लाइड्स पढ़ी उसमें हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सेज टू दी एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे थे, याद है? तो इसमें रेगुलेटर्स हमने पढ़ा, कन्फर्मर्स हमने पढ़ा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। माइग्रेटर्स, अब क्या होता है, या तो तुम रेगुलेट करो, या तुम एटमॉस्फेयर के हिसाब से हो जाओ, या तुम वहां से भाग जाओ, तीसरे केस। अब भाग जाना जो है ये टेम्पररी मोमेंट ऑफ टाइम की चीज हो सकती है, बिकॉज कोई इंसान अगर अपनी जगह छोड़ के कहीं और जा रहा है रहने के लिए, तो फिर वो एक टेम्पररी इवेंट है, वो वापस से अपनी जगह पे आना चाहेगा जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, क्योंकि सीजन्स भी टेम्पररी होते हैं इसीलिए। तो माइग्रेट कर जाते हैं काफी सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बच्चों, माइग्रेट टेम्पररीली फ्रॉम द अनफेवरेबल हैबिटेट टू वन मोर फेवरेबल वन, जो बहुत अच्छी है वहां चले जाओ। ठीक है, birds migrate from stressful habitat to a more hospitable area and return when the stressful period is over. So good, isn't it? During winter, विंटर्स के समय की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, सो ड्यूरिंग विंटर क्यूलाडियो नेशनल पार्क जो है भरतपुर राजस्थान में, ये होस्ट करता है माइग्रेटरी बर्ड्स को जो कि साइबेरिया से आती हैं। साइबेरिया में एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, इतना कोल्ड कि बर्ड सर्वाइव नहीं कर सकते वहां पे, तो वो कहाँ जाते हैं? राजस्थान में। ठीक है, हमारा राजस्थान जहां पे ऑलरेडी बहुत गर्मी रहती है वहां पे आ जाते हैं ताकि ये टेम्पररी सस्टेन कर सकें उस समय पे, और फिर वापस से रिटर्न कर जाएंगे ये साइबेरिया में जब ठंड का पीरियड खत्म हो जाता है तब। ठीक है, एक तो था
कि डट के लड़ो, वो है रेगुलेटर। एक होता है लड़ नहीं पड़े, हथियार डाल दिए सब, जैसा एटमॉस्फेयर करा रहा है वैसे करो, ये हो गया कन्फर्मर। एक होता है कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से भाग जाओ, वो होता है माइग्रेटरी। एक होता है कि हम जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बेहोश होके गिर जाओ, लाइक दैट। मतलब कि लिटरली अपनी सारी एक्टिविटीज सस्पेंड ही कर देना, सस्पेंशन ऑफ द एक्टिविटीज, ये हो जाएगा सस्पेंड कर देना। ठीक है, तो हम सस्पेंड कर देने वाला समझते हैं। अब देखिए, तो टू अवॉइड द अनफेवरेबल एनवायरमेंट बाय एस्केपिंग इन टाइम, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट, एटमॉस्फेयर अनफेवरेबल आ गया तो क्या करते हैं, ये थिक वॉल्ड स्पोर्स बना देते हैं। वो स्पोर्स इनके अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, और जैसे ही अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशंस आते हैं वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर नए प्लांट, नए बैक्टीरियाज या नए फंगस बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सस्पेंशन ऑफ द एक्टिविटीज। हायर प्लांट्स जो है वो ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज उनमें सीड्स बनती, तो सीड्स एंड सम vegetative reproductive structures will be serving to tide over the periods of stress by reducing the metabolic activity। कैसे? जैसे आप देखते हैं पोटैटो प्लांट है, पोटैटो बना देता है स्टेम ट्यूबर। अब पोटैटो सीड से उगाओगे हर बार, ठीक है, लेकिन पोटैटो के अंदर ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बर्ड्स आ जाता है और वो बर्ड से नया प्लांट बन सकता है। तो मतलब ये है कि दे विल बी एबल टू सस्टेन द एनवायरमेंटल कंडीशंस बाय सम और द अदर मींस। वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को ओवरकम करके वापस से न्यू जनरेशन लेके आने के लिए रेडी रहते हैं। दे जर्मिनेट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। ठीक है, काफी सारे प्लांट्स ऐसे सीड्स बनाते हैं जो कि डॉर्मेंट होते हैं काफी लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे ही अच्छा टेम्परेचर कंडीशन मिलता है, जैसे ही अच्छा टाइम फ्रेम मिलता है, वापस से वो जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्स में सस्पेंड वाला जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें एनिमल के एग्जाम्पल देखो। हाइबरनेशन पे चले जाओ, सो जाओ पूरी ठंड में, क्यों? तुम मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे, उसलिए। क्यों मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे? इतनी ठंड है कि हमारे एंजाइम्स शट डाउन हो चुके हैं, हमारे एंजाइम्स इनएक्टिव हो चुके हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। तब अगर आपके एंजाइम्स काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हो आप हाइबरनेशन पे चले जाओ। ऐसे कौन करता है? ऐसे करते हैं पोलर बेयर्स। ठीक है, हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप, विंटर स्लीप। ठीक है, विंटर स्लीप को याद रखने के लिए, हाइबरनेशन को याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? विंटर में हम कैसे करते हैं? हु, बहुत ठंड है, तो हु से याद रखेंगे हाइबरनेशन। ठीक है, और एस्टिवेशन होता है गर्मी में स्लीप आ जाए, मतलब गर्मी में स्लीप मतलब कि टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, तो उससे बचने के लिए स्लीप पे चले जाओ, तो होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप। कैसे याद रखेंगे? एस्टिवेशन में अपन क्या बोलते हैं? अरे बहुत गर्मी है, अरे बहुत गर्मी है, तो ए से ए याद रख के आप एस्टिवेशन याद रख सकते। ठीक है, तो एस्टिवेशन पे काफी सारे फिशेस जाते हैं, कुछ स्नेल्स जाते हैं। ओके, डायपॉज, डायपॉज एक स्टेज है बच्चों जिसमें कि सस्पेंडेड डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब कि थोड़ा डेवलप हो गए फिर रुक गए, डेवलप ही नहीं हो रहे अभी, फिर और थोड़ा डेवलप हो गए फिर रुक गए, फिर और डेवलप हो गए फिर रुक गए, तो ये डायपॉज ऐसे जू प्लैंक्टॉन्स में होते हैं। ठीक है, काफी सारे जू प्लैंक्टॉन्स में डायपॉज देखने को मिलता है, ताकि जैसे ही एबायोटिक स्ट्रेसफुल कंडीशन हटेगी वो वापस से फिर अपने डेवलपमेंट को प्रोग्रेस कर पाते हैं। ओके, ठीक है, समझ आया है सभी को? अब हम आते हैं अडाप्टेशंस पे। तो अडाप्टेशंस क्या है? अडाप्टेशंस का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चेंज हम हमारी बॉडी में लेकर आ रहे हैं जिससे कि हम एनवायरमेंटल इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं आए दिन, उससे थोड़ा बच पाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि शीप है, ठंडे एरियाज में रहती है, ठीक है, तो भेड़ जो होती है उनके ऊपर अडाप्टेशन के तौर पे एक वुली फर कोट बन जाता है। हालांकि ह्यूमन बीइंग द मोस्ट मीन ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, वो उससे वो भी ले लेता है, बोल के ये तो इसके काम का नहीं, हम हमारे लिए स्वेटर बना लेंगे। है ना, isn't it? तो यहां पर क्या हो गया? द थिंग इज दैट कि अडाप्टेशंस काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अडाप्टेशंस आते हैं बच्चों। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। So 1 second, everyone, 1 second.
ठीक है, तो अडेप्टेशन जो बेसिकली क्या है, तो आप ध्यान से देखते हैं, अडेप्टेशन इज द मॉर्फोलॉजिकल, या तो अपने मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज ले आएंगे, या फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम फंक्शनिंग, प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोटीन्स, नॉट प्रोड्यूसिंग सम प्रोटीन्स फिजियोलॉजी में, या बिहेवियर में बदलाव ले आएंगे। बिहेवियर मतलब कि अगर कोई इंसान दिन में जागता था लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, तो वो दिन में क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, अपना काम कम स्लो पेस के साथ में करना चालू कर दिया, तो ये सीन क्या हुआ, बिहेवियर में बदलाव आया, बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने हैबिटेट में अडेप्टेशंस के साथ में रह के। काफी सारे अडेप्टेशंस जो हैं इवोल्यूशनरीली आए हैं, धीरे 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 करके ऑर्गेनिजम्स में आए और फिर जेनेटिकली फिक्स हो गए, मतलब अब वो अडेप्टेशंस के साथ में ही न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो आते हैं। जैसे कि कैमल है, ठीक है, तो कैमल ने अपने आप को डेजर्ट के अकॉर्डिंग्स में अडेप्ट किया हुआ है। कैमल गैलन्स ऑफ वाटर पी जाता है और वो गैलन्स ऑफ वाटर को वो स्टोर कर लेता है अपने फैट सेल्स या एडिपोसाइट सेल्स के बीच में। मेजॉरिटी वाटर इसका र्यूमन में ही स्टोर हो जाता है जाके, ठीक है, ओमेजम में स्टोर होता है, ठीक है, और कैमल के पास में शायद र्यूमन में होता है बेटा, इसको एक बार रीचेक करेंगे। और हम्प के अंदर भी काफी सारा फैट टिश्यू होता है और वो फैट सेल्स के बीच बीच में पानी स्टोर कर लेते हैं, पानी स्टोर कर लिया, अडेप्टेशन है। पोलार बेयर के पास अब देखो कितना बड़ा फर कोट है, थिक फर कोट है कि हीट लॉस से प्रिवेंशन करे, बिकॉज इसकी बॉडी जो है वो वैसे तो बहुत बड़ी है, तो इसका सरफेस एरिया कम है, तो हीट लॉस तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठंड तो लगेगी इंटरनली, तो इसीलिए ये फर कोट है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे अडेप्टेशंस हम लोग देखने वाले हैं अभी। चलिए, तो अब आते हैं सबसे पहले अडेप्टेशन नंबर 1 पे, कैंगरू रैट। कैंगरू रैट बेटा नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में रहता है। कैंगरू रैट जो है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, कैंगरू रैट ने क्या कर रखा है, एक बड़ा सा बरो बना लिया, सुरंग टाइप का, ठीक है, डेजर्ट में। कैंगरू रैट के साथ में अडेप्टेशंस क्या क्या है देखिए। पहली बात तो ये इंटरनल फैट को भी ऑक्सीडाइज करके उससे वाटर जो बनता है उसको भी स्टोर कर लेता है। मान लीजिए कैंगरू रैट को बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा डेजर्ट में, तब वो क्या करता है, अपने फैट का मेटाबॉलिज्म करता है अंदर अंदर। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट से बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर लिबरेट होता है, वो वाटर का भी इस्तेमाल ही अपने एक्टिविटीज में, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में कर लेते हैं। सो इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे अडेप्टेशंस के लिए फेवरेबल कंडीशंस रख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, राइट। हम लोगों जैसे तो नहीं कर सकते, हमारे पास में अगर एक ग्लास पानी नहीं है तो हम 4 घंटे में पता नहीं क्या करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इजंट इट। देन ये और क्या करते हैं, ये अपने यूरिन को काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, इतना कॉन्सेंट्रेट कि वाटर का लॉस मिनिमल हो जाए, ठीक है। तो इनका जो यूरिन पास होता है ये ऑलमोस्ट सॉलिडिफाई हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, समझ आया। कैंगरू रैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और अडेप्टेशन होता है, वो ये होता है कि जो बाहर की एयर ये इनहेल कर रहे होते हैं और जो ये बाहर एयर एक्सहेल कर रहे होते हैं, उसमें जो हवा है उस हवा से भी मॉइस्चर को ये अपने नोज में रिटेंट कर लेते हैं, वहां से भी पानी मांग लेते हैं। सो देयर आर सो मेनी, नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है इनके पास में। कौन सा? नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो दे कैन जस्ट टेक दैट वाटर ऑल्सो, नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, और अडेप्टेशंस देखते हैं, तो हम देखते हैं अडेप्टेशंस अभी प्लांट्स में। तो प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेसेस, अगर लीफ के ऊपर बहुत ही थिक क्यूटिकल की लेयर होगी, बहुत ही थिक क्यूटिकल की लेयर वाटर के ट्रांसपिरेशन से बचाती है, ठीक है। संकन स्टोमेटा अगर होगा तो मिनिमम वाटर लॉस हो जाएगा। स्टोमेटा अगर हमेशा ओपन है तो वाटर तो ट्रांसपिरेशन से लॉस हो रहा है, अगर स्टोमेटा संकन हो गया है तो वाटर का लॉस जो है वो प्रिवेंटेबल हो जाता है। इसीलिए कई सारे प्लांट्स की लीफ स्पाइनी और पतली हो जाती है ताकि उनमें संकन स्टोमेटा आ जाए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल जो है बच्चों, इसमें CAM फोटोसिंथेटिक पाथवे चलता है, ठीक है। तो CAM फोटोसिंथेटिक पाथवे उन प्लांट्स में चलता है जो कि अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं दिन के समय, रात में ही खोलते हैं, क्योंकि दिन के समय ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा होगा, रात के टाइम ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनशिया हैव नो लीफ, लीफ की जगह स्पाइन हो गए, मैंने कहा क्योंकि स्पाइन ही हो जाएगा अगर स्ट्रक्चर तो
फ्री स्ट्रक्चर ही नहीं है जिससे कि इवेपोरेट हो सके वाटर या ट्रांसफर हो सके, तो नीडल लाइक हो गया। नीडल लाइक या स्पाइनी होने से क्या हो जाएगा कि वाटर लॉस और कहां से होगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे डेजर्ट प्लांट्स हैं जिनमें कि लीफ तो उनकी स्पाइनी हो गई और उनका स्टेम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और अडेप्टेशंस की बात करते हैं, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं एक लॉ की जिसका नाम है एलेन्स रूल की बात कर रहे हैं, एलेन्स रूल। तो एलेन्स रूल क्या बोलते हैं बच्चों? एलेन्स रूल ये बोलता है कि जो कोल्डर एरियाज के मैमल्स हैं उनके छोटे कान होते हैं और छोटे लिम्स होते हैं ताकि हीट के लॉस को वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बड़ा लिम्ब अगर होगा, ज्यादा लंबा कान अगर होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा एक्सपोजर है एनवायरमेंट के लिए और एनवायरमेंट में वहां से हीट लॉस होने के चांसेस हैं। तो इसे प्लांट्स ने अपनी लीव्स को स्पाइनी कर लिया। वैसे ठंडे एरियाज में रहने वाले एनिमल्स के कान छोटे होते हैं और उनके लिम्स छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस नहीं हो, ठीक है। और एक्वेटिक मैमल्स की बात करते हैं तो सील हो गया, इसके पास बहुत ही थिक ब्लबर होता है, फैट लेयर, ताकि इंसुलेटर की तरह फंक्शन करेगा और हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा बॉडी से। सील के पास में ब्लबर होता है, व्हेल के पास में ब्लबर होता है, ठीक है। एलिफेंट के पास में भी ब्लबर होता है। ये इंडिकेट करता है कि ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वाटर के साथ में रिलेशन रखते हैं। एलिफेंट जो है बच्चों, उसके पहले हम जब आइस एज मूवी देखते हैं तो आप देखते हो एलिफेंट्स जैसे क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं उस मूवी में, लेकिन वो क्रिएचर्स आइस में रह रहे होते हैं या पानी में रह रहे होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एलिफेंट जो है इसके एंसेस्टर्स, बहुत पहले के एंसेस्टर्स जो है ये बहुत बर्फीले एरियाज में रहते थे, ठीक है, बहुत बर्फीले एरियाज में, समुद्री या बर्फीले एरियाज में, ओके। और एक अडेप्टेशन मैंने आपको पहले बता दिया, माइग्रेट कर जाइए, अनफेवरेबल से फेवरेबल लोकेशन पे माइग्रेट कर जाना इज अगेन अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरिया कैसे अडेप्ट करते हैं। देखिए, तो आर्की बैक्टीरिया जो कि कहां रहते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में, बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ही एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन, ऐसे जगह पे रहते हैं आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव मोस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। बहुत ही डीप इनटू द सी जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो दे आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, दे आर फाउंड इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा है। कई सारे फिशेस ऐसे हैं जो कि अंटार्कटिका में रहते हैं, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे, 0 डिग्री से भी कम, ठीक है। मैराइन इनवर्टिब्रेट और फिशेस जो है ये ग्रेट डेप्थ पे रहते हैं ओशन में, जहां पे प्रेशर जो है 100 गुना ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ऐसे भी अडेप्टेशंस हैं जहां पर इतने एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहने के बावजूद भी ऑर्गेनिजम्स जो है अडेप्ट करते हैं। आर्की बैक्टीरिया कैसे अडेप्ट करता है, उसके पास में जो है एक स्पेशलाइज्ड एस लेयर होती है प्रोटीन की, जो कि उसको प्रिवेंट करती है इन एटमॉस्फेरिक चैलेंजेस से, ठीक है बेटा। जो बहुत डीप सी में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके पास में एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्शन का मीन होता है। वो होता है कि अगर उनकी बॉडी में कोई भी टूट फूट गया फ्रेगमेंट, तो हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो जाएगा। होता है ऐसा, स्पॉन्जेस में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी अडेप्टेशंस रहते हैं ऑर्गेनिजम्स के पास। और एक अडेप्टेशन देखते हैं, हम हमारी बात करते हैं। तो जैसे हम नीचे नीचे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे जैसे माउंटेन पे ऊपर चढ़ने लगे कभी भी ट्रैकिंग करते समय, तो आप जैसे 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 माउंटेन पे ऊपर 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 जा रहे हैं तो आपको क्या सिम्टम आएंगे, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे होंगे, आपको बहुत टायर्डनेस लगेगी, नौजिया लगेगा, क्योंकि जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं अल्टीट्यूड पे ज्यादा ऊपर जाने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स को एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा होता है, तो ब्रेन को भी O2 नहीं मिल रहा है, हार्ट को भी नहीं मिल रहा है, तो आप टायर्ड फील करेंगे, आपका हार्ट पाल्पिटेट करेगा, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, फॉगी लगेगा, ठीक है, सब धुंधला दिख रहा है, लाइक दैट, ठीक है। तो अगर हम बहुत टाइम तक वहीं रहने लग जाए तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए भी अडेप्ट हो जाएगी। तो आप जो लोग माउंटेन्स के नीचे रहते हैं और वो शिफ्ट होके माउंटेन के ऊपर रहने चालू कर दिया, वो लोगों की बॉडी में आरबीसीज बढ़ने लग जाते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन वो कैरी कर पाए। तो टोटल
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बॉडी क्या करती है, आरबीसीज का नंबर बढ़ा देती है। तो बहुत अडेप्टेशंस करती है बॉडीज, ठीक है। तो एट अ हाई एल्टीट्यूड प्लेस 3500 मीटर से ऊपर वी विल बी फीलिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। इसके सिम्टम में नॉजिया, हार्ट पाल्पिटेशंस, टायर्डनेस, फटीग, ठीक है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और कंपेंसेट करने के लिए आरबीसीज बढ़ा देती है बॉडी और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा देती है ताकि हमारे पास में ज्यादा मात्रा में O2 आ सके और हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाए ताकि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बढ़ जाए बॉडी की, ठीक है। समझ आया। एक अडेप्टेशन और देखते हैं डेजर्ट लिजर्ड्स का। तो डेजर्ट लिजर्ड जो है बच्चों, ये धूप में ऐसे बैठी रहती हैं, बास्क करती हैं धूप में, ठीक है, और हीट अब्सॉर्ब कर लेती हैं जब उनका टेम्परेचर लो होता है तो। और जैसे ही ठंड कम होती है और गर्मी बढ़ना चालू हो जाती है, ये वापस से शेडी एरियाज में मूव होना चालू हो जाती है। आपने ऐसे करते हुए क्रोकोडाइल को भी देखा होगा, एलिगेटर को भी देखा होगा, वो बास्क करते हैं धूप में, और जैसे ही उन्होंने एडिक्वेट हीट अब्सॉर्ब कर लिया, अब उनको लग रहा है कि बाहर भी गर्मी बढ़ रही है, तो फिर वो शेडी एरियाज में मूव कर जाते हैं, ठीक है। और काफी सारे ऐसे स्पीशीज भी होते हैं रेप्टाइल्स में जो कि बरो करते हैं इनटू द सॉइल और ग्राउंड हीट से बच जाते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर अगर थोड़ा चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर ठंडक हो जाएगी, ठीक है। तो बाय दिस हमारे आज का सेशन कंप्लीट होता है, जहां पर हमने अडेप्टेशंस तक का पोर्शन पढ़ लिया है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर में। इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि थर्ड लेक्चर में हम इसके आगे के पोर्शन को कवर अप करेंगे, जहां पर स्पेशली हम पॉपुलेशन रिस्पेक्टिव, डेमोग्राफिक रिस्पेक्टिव बातें करेंगे। हम ग्राफ भी पढ़ेंगे, नेटालिटी, मॉर्टालिटी, ये सारे टर्म्स भी हमारे सामने आएंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ये सब चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी और चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के टोटल 4 ही लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, 2 लेक्चर्स और आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। एंड बच्चों, ये आपके इंफॉर्मेशन आपके नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है। नीट के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं पूरे मन लगा करके। आप लोग ये लेक्चर्स देखिए ताकि आपका नीट में बायोलॉजी में 360 on 360 कंप्लीट स्कोर अटेन हो पाए, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतो नीट मेड इजी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड बच्चों।